हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत है स्टडी कर पर। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 18 अप्रैल 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प है, इन दोनों का संबंध बनारस से है, यानी वाराणसी से है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं तिरंगा बर्फी की। तो जब हमारे देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी या आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस समय क्रांतिकारियों को मैसेज देने के लिए या गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इसी तिरंगा बर्फी का इस्तेमाल किया जाता था। जीआई टैग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान करने के लिए भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 बनाया था। इस एक्ट को 2003 में लागू किया गया था और 2004 में पहली बार पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है कि जीआई टैग 10 साल के लिए प्रदान किया जाता है। और भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहां है? चेन्नई में। सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन बन गया है अब? उत्तर प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले जब हम पढ़ते थे तो उसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में 69 जीआई टैग हैं, लेकिन अब 2 और जुड़ गए हैं। तो 69 + 2 कितने हो जाएंगे? 71। तो अब उत्तर प्रदेश में कितने जीआई टैग हो गए हैं? 71। इस प्रकार से वो सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य बन गया है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, यहां पर 58 जीआई टैग हैं। और सबसे अधिक जीआई टैग वाला क्षेत्र कौन है? वो है वाराणसी। यहां पर आपको याद रखना है कि 32 जीआई टैग हो गए हैं। दोस्तों, 2024 में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख जीआई टैग डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। माजुली मुखौटे को जीआई टैग दिया गया है, यह असम राज्य से रिलेटेड है। पांडुलिपि पेंटिंग ये भी असम राज्य से ही संबंधित है। क्रोकेट फीता शिल्प का संबंध आंध्र प्रदेश से है। चांदी तारकसी का संबंध ओडिशा से है और इसका संबंध ओडिशा के कटक से है। लांजिया सौरा पेंटिंग का संबंध ओडिशा से है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ ये सभी मिल जाएगा। और दोस्तों, मंथली करेंट अफेयर्स और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इनको प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, बिग बी जिन्हें हम अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं, तो उन्हें 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर नोट करिएगा। तो 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर अमिताभ बच्चन को प्रदान किया जाएगा। और आपको याद रखना है कि ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, ये लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा गया है या उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। देखिए, अमिताभ बच्चन के अलावा कुछ और ऐसे कलाकार हैं या कुछ और ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो उनमें अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी का भी नाम है। इन्हें सिनेमा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। रूप कुमार राठौर को संगीत के क्षेत्र में, इसके अलावा संगीतकार AR रहमान को भारतीय संगीत के क्षेत्र में, अभिनेता रणदीप हुड्डा को बेस्ट फिल्म प्रोडक्शन और एक्टर के रूप में विशेष पुरस्कार दिया गया है। मराठी अभिनेता अशोक सराफ को सिनेमा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
इसी प्रकार से अभिनेता अतुल परचुरे को भी यह अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पुरस्कार की स्थापना 2022 में महान गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में किया गया था। दोस्तों 2022 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है और 2023 में लता मंगेशकर जी की बहन आशा भोसले जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेसर मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। विजय जैन को टाइम्स पावर आइकॉन पुरस्कार 2024 दिया गया है। मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड प्रदान किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया गया है। टीएम कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया है और एस सोमनाथ जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं उन्हें केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार, ग्रीष्मा कुठार और रीतिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। रिकेन यामामोटो को प्रिचगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 और पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को शंकर स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये हाल फिलहाल में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है उसमें एक नई प्रकार की हाइब्रिड पिच स्थापित की गई है जिसे बीसीसीआई के द्वारा मंजूरी दी गई है, यानी उसे अनुमोदन प्राप्त हुआ है बीसीसीआई का। इस हाइब्रिड पिच को SIS ग्रास नामक कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है जो कि नीदरलैंड की कंपनी है। तो नीदरलैंड की कंपनी के द्वारा ये हाइब्रिड पिच बनाया गया है। देखिए यहाँ पर 2024 में प्रथम की बात की गई है, तो 2024 की कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में की गई है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर का नाम क्या है? सुमन कुमारी। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ओडिशा में किया गया है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है? आंसर हो जाएगा 2.33 मिलियन हेक्टेयर। तो देखिए दोस्तों, एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, तो उसने ये कहा है कि भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है, यानी जहां पर पहले वृक्ष हुआ करते थे अब वहां पर वृक्ष नहीं है। तो ये आंकड़ा या ये जानकारी किसने प्रदान की है? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने। दोस्तों ये जो आंकड़ा है ये सन 2000 के बाद का है, यानी 2000 के बाद का ये आंकड़ा बताया गया है। तो भारत में कुल वृक्ष क्षेत्र में 6% की कमी को दर्शाया गया है, यानी सन 2000 से लेकर अभी तक भारत के कुल वृक्ष क्षेत्र में 6% की कमी बताई गई है, या फिर 2.33 मिलियन हेक्टेयर की कमी बताई गई है। 2002 से 2023 तक देश में 4,14,000 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गए हैं। अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक वृक्षों की हानि किस राज्य में हुई है? असम राज्य में हुई है। देखिए दोस्तों, अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक वृक्षों की हानि असम राज्य में हुई है और ये जो हानि हुई है ये 3,24,000 हेक्टेयर में हुई है। फिर उसके बाद मिजोरम का स्थान है, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर का है। तो ये सभी आंकड़े आप नोट कर सकते हैं। देखिए इससे पहले 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट को जारी किया गया था। तो इस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं।
तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। देश में कुल वनावरण कितना है, 7,13,779 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के क्षेत्रफल का 21.71% है। सबसे अधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है, तो वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है, हरियाणा, पंजाब और गोवा। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले राज्य कौन है, यानी कि जहां के वनों में वृद्धि हुई है उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा है। सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है, यानी कि जहां पर परसेंटेज के रूप में सबसे अधिक वनों में वृद्धि हुई है, तो उसमें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7,204 मिलियन टन, जो कि लगभग बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या ESA का प्रोवा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा या किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आपको याद रखना है इसरो के द्वारा। तो दोस्तों, इसरो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन लॉन्च करेगा। तो इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है इसरो ने। दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये जो प्रोवा 3 है यह एक सूर्य मिशन है, यानी कि इसमें सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी लॉन्चिंग कब की जाएगी इसको भी आप याद रखिएगा, दिसंबर 2024 में। प्रोवा 3 मिशन 2 उपग्रह मिलाकर 144 मीटर लंबा उपकरण बनाएगा, जिसे सोलर कोरोनोग्राफ के नाम से जाना जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोवा 3 लॉन्च किया जाएगा इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा ये आपको याद रखना होगा। तो PSLV XL रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। भारत के द्वारा भी एक सौर मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, आदित्य L1। तो इसे 2 सितंबर 2023 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था सूर्य के अध्ययन के लिए। दोस्तों, इसने अपने अंतिम पॉइंट पर पहुंचने के लिए लगभग 127 दिनों का समय लिया था और लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की यात्रा की थी। इसरो की बात आई है तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ और इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है। देखिए, ESA की भी बात आई थी, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात आई थी, तो इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके प्रशासक हैं जोसेफ S बेकर। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राम राज्य वेबसाइट की शुरुआत किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी के द्वारा एक नई वेबसाइट शुरू की गई है, उसका नाम है राम राज्य। तो दोस्तों, इस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति दिल्ली और पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में किए जा रहे काम को देख सकता है। ठीक है, तो पारदर्शिता लाने के लिए यह वेबसाइट शुरू की गई है। ऐप और पोर्टल की भी बात कर लेते हैं तो प्रेस सेवा पोर्टल की लॉन्चिंग अनुराग ठाकुर जी के द्वारा की गई है। स्वाति पोर्टल अजय कुमार सूद जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा और कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। इसी प्रकार से साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा, कॉल बिफोर यू डिग ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रहरी ऐप BSF और गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय और स्केल ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि KYC ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी नो योर कैंडिडेट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यूरोपीय गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। तो दोस्तों, यूरोपीय गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 2024 का आयोजन जॉर्जिया में किया गया था।
तो जॉर्जिया के सकातल्वो में इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में रश्मि कुमारी ने राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब अपने नाम किया है और स्टेफानोस सितसिपास के द्वारा मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया गया है। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी के द्वारा कतर के खिलाफ एसीसी पुरुष T20 प्रीमियर कप के मुकाबले के दौरान 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में फेरारी के कार्लोस सेंज ने जीत हासिल की है। शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक बने हैं। इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट में कार्लोस अलकराज ने जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में लॉन्गटे महोत्सव मनाया गया है। किस जनजाति के द्वारा यह महोत्सव मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो नीसी जनजाति है उसके द्वारा यह मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जातीय समूह नीसी समुदाय है। नीसी झूम खेती करते हैं, यानी झूम खेती इनके द्वारा की जाती है और ये चावल, बाजरा, मक्का, रतालू और विभिन्न सब्जियां उगाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहार भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे लोसर महोत्सव और तोगरिया महोत्सव, साका दावा और दुफ्का से सी उत्सव। इसके अलावा हबाब ड्यू चैन ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। गैंडेन, नमांचो और न्यू कॉम इलो, मोपिन, सोलुंग और ओरिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल इसकी ईटानगर है। राज्यपाल है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देख सकते हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो हीमोफीलिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है? तो 2024 की थीम है सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। 2024 की थीम क्या है? सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना, यानी इक्वल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्निशन ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो ये थीम आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आपको याद रखना है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस की स्थापना 1989 में की गई थी। हीमोफीलिया एक दुर्लभ प्रकार की बीमारी होती है जो कि एक आनुवांशिक बीमारी होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली बीमारी होती है और इसका वर्तमान में कोई इलाज नहीं है और अगर ये किसी को बीमारी हो जाती है तो उसके रक्त का थक्का नहीं बनता है। अप्रैल माह के प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके अलावा 13 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है नलिन नेगी। तो नलिन नेगी भारत पे के CEO बनाए गए हैं। भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है और यह वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। दोस्तों, भारत पे की स्थापना 2018 में की गई थी। इसके संस्थापक थे असनीर ग्रोवर, शाश्वत नकरानी और भावेको लाडिया। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच कौन बने हैं? हरेंद्र सिंह। UGC के सदस्य बने हैं सच्चिदानंद मोहंती। US इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख बने हैं तरुण बजाज। 16वें वित्त आयोग के सदस्य अभी हाल ही में बने हैं मनोज पांडे। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के CMD कौन बने हैं? संतोष कुमार झा। CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। विप्रो के नए CEO बने हैं श्रीनिवास पलिया और एवर रेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? कुवैत। विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और मायकोलास अल्केना का संबंध किस देश से है जिन्होंने डिस्कस थ्रो में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? लिथुआनिया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए हैं? उज्बेकिस्तान। ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में पलक गुलिया ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। धूमकेतु पॉन्स ब्रुक्स कब सूर्य के सबसे नजदीक आ सकता है? 21 अप्रैल को। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? नाइजीरिया। और इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? AB विगडरसन को। ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? ओलंपिया में। इसके अलावा डेरेक अंडरवुड किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा इसका इंग्लैंड। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2022 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।